नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का जो लेक्चर आधारित है दोस्तों वो खिलजी वंश पर आधारित है। किस पे? खिलजी वंश पे आधारित है। इस वंश से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आता है। किसी किसी एग्जाम में तो दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसे दिमाग में आप छाप लीजिए। या वो टॉपिक जब भी पढ़ें आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और अधिक से अधिक पढ़ें दोस्तों। उस टॉपिक को बता दे रहे हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य व्यवस्था, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों स्थापत्य कला, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार प्रणाली, ये सब जो दोस्तों हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थात इन पदों का विस्तार देखने को मिलता है। या नए नए पद या नए नए नियुक्तियां होती हैं किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में दोस्तों। और अलाउद्दीन के खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण भी होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दक्षिण भारत का विजय अभियान भी करता है। इसके साथ साथ में चित्तौड़, मालवा, गुजरात, इन सभी पर भी आक्रमण करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। तो अब बात करते हैं खिलजी वंश, सबसे स्टार्ट करते हैं क्या? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे इन सभी का विस्तृत वर्णन करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आपको आपके एग्जामों में ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। और बता दे रहे हैं, अगर ये लेक्चर शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, को कोई भी एग्जाम, चाहे वो लूसेंट का MCQ हो, घटना चक्र का MCQ हो, यूथ का MCQ हो, कोई भी MCQ हो दोस्तों, आप आसानी से उसे सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब इस वंश का ये प्रथम राजा है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। यही जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है या स्थापना करता है। तो बात कर लेते हैं इससे थोड़ा पहले इतिहास का, अर्थात जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था दोस्तों, कैकुवाद के समय मंगोल आक्रमण होता है। क्या? कैकुवाद के ही समय मंगोल आक्रमण होता है, जिसे सफलतापूर्वक कौन? जलालुद्दीन खिलजी सामना कर ले जाता है। जिससे खुश होकर कौन? कैकुवाद खुश होकर, अर्थात गुलाम वंश का अंतिम शासक जो कैकुवाद था वो खुश होकर इसे आरिजे मुमालिक पद देता है। आरिजे मुमालिक पद जो है दोस्तों वो सैन्य विभाग का सबसे प्रमुख पद है। अर्थात हम अब इससे हम ये जानकारी लगा सकते हैं दोस्तों, ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैकुवाद के ही समय में वास्तविक जो सत्ता था वो किसके हाथों में चली आई थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चली आई थी। तो बात करते हैं अब, और उसके बाद क्या होता है? कैकुवाद को मार कर ये खिलजी वंश, अर्थात जलालुद्दीन जो खिलजी है ये खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है। अब बात कर लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी अपनी योग्यता से एक सैनिक स्तर से उठते हुए सर-ए-जादार, कौन सा पद? सर-ए-जादार, अर्थात शाही अंगरक्षक के पद को प्राप्त कर लेता है दोस्तों। और इसे समाना का गवर्नर बना दिया जाता है। मंगोल आक्रमण, क्या? मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के बदले कौन? कैकुवाद दोस्तों, उस समय जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है, उसने दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां, क्या? शाइस्ता खां की उपाधि देता है। कौन? तो कैकुवाद दोस्तों, दिमाग में इसे छाप लीजिए ये कि शाइस्ता खां, क्या? शाइस्ता खां की उपाधि किसने धारण की थी? तो जलालुद्दीन खां ने। क्या? जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी। और उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलुग खां की उपाधि बलबन ने धारण की थी। आरिजे मुमालिक, ये सैन्य पद है दोस्तों, इसको जरूर दिमाग में छाप लीजिए। आरिजे मुमालिक जो है ये आपको सल्तनत काल और मुगल काल, ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्तनत काल में भी और मुगल काल में आरिजे मुमालिक जो पद है दोस्तों ये सैन्य मंत्री, क्या? सैन्य मंत्री या सैन्य प्रमुख होता था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आरिजे मुमालिक संबंधित है तो सैन्य मंत्री या सैन्य प्रमुख इसी से संबंधित दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आंसर आप मार दीजिएगा, ठीक है। कौन? या सैन्य प्रमुख या सैन्य मंत्री। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कब? तो 13 जून 1290 को कैकुवाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी दिमाग में छाप लीजिए। ये स्थापत्य से संबंधित है। और वैसे तो गुलाम वंश में, क्या? गुलाम वंश में बहुत ज़्यादा स्थापत्य नहीं देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्थापत्य था। जैसे कैकुवाद ने किलोखरी महल
बनवाया था, ठीक है। वो जब, क्योंकि वो अंतिम समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे ये जो किलोखरी महल है ये अपूर्ण रह जाता है। तो इसी महल में कौन, जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों अपना राज्याभिषेक करवाता है। और सुल्तान बनने के समय उसकी आयु जो थी 70 वर्ष हो चुकी थी। कितना, 70 वर्ष हो चुका था। इसकी जो आंतरिक और बाह्य नीतियां थी दोस्तों वो बहुत नरम थी। क्या, वो नरम थी। आंतरिक नीति के निम्नलिखित उदाहरण हो सकते हैं, जैसे शासक बनने के उपरांत इसने बलबन के संबंधियों को पदच्युत नहीं करता है दोस्तों। क्या, पदच्युत नहीं करता, अर्थात उन्हें पदों से नहीं हटाता है, ठीक है। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अली गुस्साफ, क्या, गुरसाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अली गुरसाफ जो है, इसका मूल नाम जो था या पुराना नाम जो था वो अली गुरसाफ था। तो ये जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी था। और आगे वही जो है अलाउद्दीन खिलजी अर्थात अलाउद्दीन के रूप में विख्यात होता है। कौन, अली गुरसाफ दोस्तों। अली गुरसाफ जो है वो आगे ही चल के क्या, अलाउद्दीन के रूप में विख्यात होता है। और बता दें इसके साथ साथ में दोस्तों, रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था उसमें रानी पद्मावत जो थी, क्या, रानी पद्मावत जो थी उनसे संबंधित यहाँ पे अर्थात अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावत से संबंधित कहानियाँ या मूवी भी बनाई जा चुकी हैं दोस्तों। जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर, क्या, कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी भी देता है। आगे चल के इसे अवध की भी सूबेदारी दे देता है, ठीक है। क्यों, वो अभी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जलालुद्दीन इसे कहाँ का सूबेदारी देता है, तो कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी देता है अलाउद्दीन खिलजी को या अली गुरसाफ को। और जलालुद्दीन की अनुमति लेकर दोस्तों ये मालवा स्थित भिलसा पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण कर देता है। इससे क्या होता है, प्रसन्न होकर कौन, जलालुद्दीन खिलजी जो है दोस्तों वो प्रसन्न होकर ये अवध की सूबेदारी भी प्रदान कर देता है। किसे, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध की सूबेदारी कैसे प्राप्त करता है, तो मालवा के भिलसा पर आक्रमण करके। तो भिलसा पर आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसे दिमाग में छाप लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया था दोस्तों, दिमाग में छापिए। और जिसके कारण जलालुद्दीन खुश होकर अवध की सूबेदारी भी दे देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है 1296 ईस्वी में। कब, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सुल्तान की अनुमति के बगैर एक पहली बार अनुमति लेता है तो मालवा के भिलसा पर आक्रमण करता है। दूसरी बार क्या करता है, जब ये अवध का सूबेदारी प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है दोस्तों, ये बिना अर्थात बगैर अनुमति के दक्षिण भारत पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। दक्षिण भारत में स्थित एक देवनागरी है दोस्तों, देवगिरी, क्या, देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। जब देवगिरी पर यह आक्रमण करता है तो अवध की जो जिम्मेदारी थी दोस्तों उसे किसे सौंप के जाता है, तो अलाउल मुल्क, क्या, अलाउल मुल्क को सौंप के चला जाता है। और देवगिरी का उस समय शासक कौन था, रामचंद्र देव था। कौन, रामचंद्र देव था। और वो पराजित हो जाता है। और अलाउद्दीन को इस आक्रमण में अकूत संपत्ति प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या, दक्षिण भारत में उस समय चलन था दोस्तों, क्या, मंदिर ही बैंकिंग का कार्य करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी पर आक्रमण करता है वहां के मंदिरों को लूटता है, ठीक है, खूब लूटता है, जिससे अकूत संपत्ति उसे प्राप्त होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे छलावा करता है या धोखा करता है। आगे चल के क्या करता है, जब वहां से लौट के आता है दोस्तों, कहाँ से, देवगिरी से, तो वहां से जो धन प्राप्त करता है और बिना अनुमति के वो आक्रमण करता है, तो उसी के लिए ये क्षमा याचना अर्थात बहरूपिया का नाटक करता है। और झूठे क्षमा याचना करने के लिए वो सुल्तान को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, अर्थात अकेले में इच्छा जाहिर करता है मिलने के लिए। फिर क्या करता है, गंगा नदी के किनारे अर्थात गंगा नदी के तट पर अलाउद्दीन के संकेत पर उसका विश्वास पात्र इख्तियारुद्दीन हुद, कौन, इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन का सिर काट डालता है दोस्तों, ठीक है, क्या, सिर काट डालता है। और उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति बचता है, कौन, फर्रुखदीन, क्या, फर्रुखदीन को छोड़कर बाकी सभी सरदारों जो उनके साथ जलालुद्दीन के साथ में गए थे सबको मरवा देता है। यह घटना 20 जुलाई 1296 को घटित होती है। वर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नी जो है दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी देता है। वर्नी का जो पुस्तक है दोस्तों
वो कब स्टार्ट होता है, तो वर्नी की जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही दोस्तों, वर्नी की पुस्तक है, ये स्टार्ट होता है 1296 से ही इसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1296 में ही क्या, 1296 से ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलने लगती है। जब मृत सुल्तान, ये लिखता है कहाँ पे, तारीख फिरोज शाही में लिखता है, क्या लिखता है कि जब मृत्यु सुल्तान के कटे मस्तक से खून टपक रहा था, तब उस नए सुल्तान के मस्तक पर चंदोआ टांगा गया था। ठीक है, चंदोआ अर्थात मुकुट को टांगा गया था दोस्तों। यद्यप जलालुद्दीन की विधवा पत्नी मलिक ए जहान ने अपने दूसरे पुत्र कद्र खां को दोस्तों रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनाया, परंतु अलाउद्दीन ने उस समय, क्योंकि उसके पास देवगिरी से बहुत धन प्राप्त हुआ था, अवध के सूबेदारी से भी ये धन प्राप्त कर रहा था, बहुत व्यापक रूप में धन का प्रयोग करता है और जलालुद्दीन के सभी समर्थकों में मतभेद कर देता है। ठीक है, सभी समर्थकों में जब मतभेद उत्पन्न करवा देता है तो क्या करता है, 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में प्रवेश करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। और बलबन के लाल महल, कहाँ, बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो दोस्तों ये याद रखिए, लाल महल जो है किसने बनवाया था, तो बलबन ने बनवाया था, क्या, लाल महल। और किलो खरी जो महल है दोस्तों किसने बनवाया था, तो कैकुवाद ने बनवाया था। इसे दोस्तों, ये गुलाम वंश से संबंधित स्थापत्य कला है, इसे दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों, क्या, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो 1296 से लेकर 1316 के ईस्वी के बीच में, 1316 ईस्वी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी जो है शासन करता है। ये बहुत बड़ी उपाधि धारण करता है, अर्थात ये अपने सिंहासनारोहण के समय अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि लेता है दोस्तों, तो देख लीजिए, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, इतने बड़ी उपाधि को ये धारण करता है। ठीक है, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। इसके साथ साथ में ये बगदाद के खलीफा से भी पत्र प्राप्त करता है बैद सुल्तान के लिए। जैसा कि ये एक लेखक है दोस्तों, लेन पूल, कौन, लेन पूल जो है दोस्तों एक लेखक है, अलाउद्दीन के खिलजी के बारे में बताते हैं। लेन पूल मानते हैं अलाउद्दीन के सत्ता ग्रहण के साथ साम्राज्यवादी विस्तार का 50 वर्षों का इतिहास आरंभ हो जाता है, अर्थात खिलजी वंश से ही साम्राज्यवाद का विस्तार, अर्थात अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए लोग युद्ध करने लगे थे खिलजी वंश से ही। आगे हम बात करेंगे, जैसे तुगलक वंश में जब अगला लेक्चर देखेंगे तो उसमें भी साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, क्या, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके काल में ही सबसे ज़्यादा उस समय सूबेदारी या प्रांत हो चुके थे। तो ये किसके काल से स्टार्ट होता है दोस्तों, सूबेदार अर्थात साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल से शुरू हो जाता है। ऐसा कौन मानता है, तो लेन पूल। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि किसने कहा कि अलाउद्दीन के सत्ता ग्रहण के साथ ही साम्राज्यवाद के 50 वर्षों का इतिहास आरंभ हो जाता है, तो किसने कहा, तो लेन पूल ने कहा था। ठीक है, अलाउद्दीन, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। कह रहा है अलाउद्दीन ने 1296 में ही जलाली परिवार के विरुद्ध कदम उठाया और उलुग खां के अधीन उस मिशन पर एक सेना मुल्तान भेजी। क्या, ये दोस्तों अपनी एक सेना को कहाँ पे भेजता है, मुल्तान भेज देता है, उलूग खां, किसके, उलूग खां के अधीन में। ठीक है, बात करते हैं तो उलूग खां ने मुल्तान को जीत लिया तथा जलाली परिवार का सफाया कर दिया, क्योंकि ये आक्रमण करने की चेतावनी दे रहे थे अलाउद्दीन खिलजी पे। उसने महत्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 उसमें खान थे दोस्तों, 4 खां थे। कौन, देख लीजिए, ये चारों भाई थे। कौन थे, ये चारों भाई थे और ये चारों व्यक्ति को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इन चारों का नाम आप जरूर याद रखिए, कौन है, उलुग खां, नसरत खां, जफर खां और अलम खां। ठीक है, उलुग खां, नसर खां और जफर खां और अलम खां। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप कैसे याद रखिएगा, UNJA
UNJA दोस्तों, इसे याद रखिए, UNJA दोस्तों। यू से उलूग, यन से नसरत, जे से जफर, ए से अली, अलम, ठीक है। तो ये किसके सिपह सलार हैं दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलार है, ठीक है। तो इसे दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा। ये चारों भाई थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाइयों को महत्वपूर्ण पद तथा उपाधि, इन्हीं चारों ने अलाउद्दीन की सत्ता को दृढ़ करने में मदद की। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके अर्थात इन चारों भाइयों के अतिरिक्त भी अलाउद्दीन को मलिक अला उल मुल्क और मलिक फरुखदीन, मलिक असगरी और मलिक काफूर, जो एक हिजड़ा था दोस्तों, इसे गुजरात अभियान में किसने खरीदा था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। मलिक काफूर या ताजुद्दीन इसी को कहा जाता है। क्या? ताजुद्दीन, इसी का दूसरा नाम, मलिक काफूर का दूसरा नाम ताजुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम ताजुद्दीन किसका नाम था? तो मलिक काफूर का नाम था। ये एक हिजड़ा था दोस्तों। तो इन सभी को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करता है कौन? अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त करता है अलाउद्दीन खिलजी। और बात कर लेते हैं दोस्तों, सल्तनत में शासन एवं व्यवस्था स्थापित करने में उसने मलिक हिमानुद्दीन, मलिक अजाउद्दीन, मलिक आइन उल मुल्क मुल्तानी, निजामुद्दीन सफर कायनी और ख्वाजा हाजी की मदद मिली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें जो ये शब्द हैं दोस्तों, ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे इन सभी का नाम लिया है। जैसे सफर कायनी जो है दोस्तों, ये बाजार व्यवस्था, क्या ये बाजार व्यवस्था को बहुत चुस्त और दुरुस्त बना के रखा था कौन? सफर कायनी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का सफल नीति जो है दोस्तों, ये सफर कायनी ने ही दिलवाया था। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे अलाउद्दीन मलिक जो हैं, ये भी सैनिक व्यवस्था में काफ़ी अच्छा कार्य किए थे। और आइन उल मुल्क मुल्तानी, ये अलाउद्दीन खिलजी का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था। जैसे मलिक काफूर दोस्तों, क्या मलिक काफूर जो था, या ताजुद्दीन जिसका नाम है, मलिक काफूर का एक नाम ताजुद्दीन है, ये भी एक विश्वास पात्र बना किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। आगे बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद विस्तारवादी नीति। तो एक करके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है, ठीक है। इसे दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा। तो गुजरात का अभियान, फर्स्ट जो है गुजरात का अभियान 1299 में। तो गुजरात जो है कृषि एवं व्यापार दोनों ही दृष्टि से क्या था? एक समृद्ध क्षेत्र था उस समय। किस काल में? तो सल्तनत काल में। गुजरात के बंदरगाह से घोड़े का व्यापार होता था, अर्थात जिसके कारण क्या? अलाउद्दीन खिलजी को अपने शासन को चलाने के लिए घोड़ों की भी आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी और दोआब की भी आवश्यकता थी। तो इन सभी ये सारे सम्मिलित होकर एक मजबूत कारण बनाए कि इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी को प्रेरित किए आक्रमण करने के लिए दोस्तों। अतः यह सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के आर्थिक महत्व को देखते हुए उलुग खां, क्या उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें स्वयं गया था, किसके साथ में? तो जो चार भाई थे उनमें से दो भाई उलुग खां और नुसरत खां दोस्तों, उनको लेकर ये कहाँ पे गया? गुजरात पे गया और आक्रमण करता है। और उसी जब गुजरात जा रहा था दोस्तों, तो मार्ग में ही जैसलमेर पड़ता है, क्या मार्ग में ही जैसलमेर पड़ता है, उसको सबसे पहले जीतता है। फिर उसके बाद अहमदाबाद के नज़दीक, कहाँ? अहमदाबाद के नज़दीक राजा थे कर्ण, उस समय अहमदाबाद के राजा थे कर्ण, उनसे मुकाबला किया परंतु पराजित हो गया तथा भागकर उसने, अर्थात दोस्तों बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद के नज़दीक में ही युद्ध होता है, किससे? राजा कर्ण से, जिसमें राजा कर्ण क्या होता है? पराजित हो जाता है। कहाँ पराजित हो जाता है दोस्तों? और राजा कर्ण जो है वो कहाँ पे चला जाता है? राजा कर्ण जो है दोस्तों, वो पराजित होके भागकर देवल देवी के साथ देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लेता है, ठीक है। कौन ले लेता है? तो राजा कर्ण ले लेता है। अलाउद्दीन की सेना सूरत, सोमनाथ,
कैम्बे अर्थात खंभात की खाड़ी को लूट लेता है दोस्तों। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो गुजरात के अभियान पे ये क्या क्या करता है? तो अहमदाबाद में दोस्तों, अहमदाबाद के राजा कर्ण से लड़ता है, जैसलमेर से युद्ध करता है, वहाँ पे भी जीतता है, और इसके साथ साथ में सोमनाथ, सूरत और कैम्बे, इन सोमनाथ मंदिर, सूरत को लूटता है, और कैम्बे अर्थात खंभात की खाड़ी को भी लूट लेता है दोस्तों। यहीं पर नुसरत खान ने मलिक काफूर नामक एक अबिसीनियन हिजड़े को खरीदा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मलिक काफूर क्या था? तो अबिसीनियन था। क्या? एक अबिसीनियन था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, जैसे, और उसके साथ साथ में बलबन जो है दोस्तों वो तुर्क था, उसी प्रकार से मलिक काफूर क्या था? एक अबिसीनियन हिजड़ा था। ठीक है। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने। सोमनाथ के मंदिर को पुनः इसने नष्ट कर दिया। किसने दोस्तों? तो नुसरत खान ने नष्ट कर दिया दोबारा। अब दूसरा अभियान करता है कहाँ पे? रणथंभौर पे। 1300 और 1301 ईस्वी के बीच में यह अभियान करता है, रणथंभौर अभियान। यहीं पे रानी पद्मावत दोस्तों यहीं पे सती होती हैं, अभी हम आगे देखेंगे। रणथंभौर अभियान की पूर्व पीठिका गुजरात अभियान से ही तैयार हो गई थी। वस्तुतः युद्ध लूट के बंटवारे के मामले में कुछ मंगोल सैनिक तुर्क सैनिकों से झगड़ पड़े, अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी के बेड़े में सैनिक थे, वो तुर्क सैनिक थे, उनसे मंगोल सैनिक झगड़ पड़े। फिर वो मंगोल जो थे भागकर कहाँ? रणथंभौर में शरण ले लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है कि इन्हें वापस कर दो। तो लेकिन जो रणथंभौर का उस समय राजा था, कौन राजा था? राजा था दोस्तों हम्मीर देव। क्या? कौन राजा था? हम्मीर देव। वो सैनिकों को वापस नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, कौन? हम्मीर देव वापस नहीं करता है, अर्थात अलाउद्दीन ये कहता है कि हमारे सैनिकों को वापस कर दो, ऐसा संदेश भेजता है, लेकिन जो हम्मीर देव, राणा हम्मीर देव था दोस्तों, वो वापस नहीं करता है। ठीक है, क्यों? हम्मीर देव कहता है कि हमारे साम्राज्य में या हमारे दरबार में जो आता है उसे हम भेजते नहीं हैं, किसी को देते नहीं हैं। तो ऐसा कह के मना कर देता है, जिसके कारण अलाउद्दीन को गुस्सा आता है और ये युद्ध कर देता है। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खां के अधीन एक सेना भेजी, परंतु नुसरत खां मारा गया। फिर अलाउद्दीन स्वयं अभियान किया। अंततः 1 वर्ष के पश्चात अलाउद्दीन को एक विश्वासघाती राजपूत मंत्री की सहायता से 1301 में इस किले पर विजय की, अर्थात राणा हम्मीर देव जो दोस्तों है उस पर सफलता अर्थात रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर लेता है। हम्मीर देव मारा गया तथा किले की सभी स्त्रियां जौहर व्रत कर गई, अर्थात दोस्तों सती प्राप्त कर ली, अर्थात जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को जौहर व्रत करवा लेती हैं। इसी में रानी पद्मावत भी दोस्तों जौहर को प्राप्त कर लेती है। अमीर खुसरो कौन लिखता है? अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के ही साथ था। कौन? अमीर खुसरो। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। उसने इस जौहर व्रत का चित्रण किया और बताता है दोस्तों, क्या कहता है कि किसी समसामयिक लेखन द्वारा जौहर व्रत का यह प्रथम चित्रण है, अर्थात जो अमीर खुसरो था वो पहली बार जौहर व्रत को देखा था दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं चित्तौड़ का अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चित्तौड़ का अभियान 1303 ईस्वी में, अर्थात रणथंभौर के 2 साल बाद चित्तौड़ पर अभियान करता है। तो चित्तौड़ का सामरिक महत्व था क्योंकि यह किला अजेय उस समय माना जाता, क्योंकि इस किले पर किसी ने अभी तक दोस्तों भेदा नहीं था। ठीक है, किसे? तो चित्तौड़ के किले को। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया। राणा रतन सिंह, इस समय यहाँ पे कौन? राणा रतन सिंह थे दोस्तों। वो 7 महीने तक इसका प्रतिरोध किया, परंतु 1303 में वो पराजय का सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन वो 7 महीने तक कौन? राजा रतन जो थे दोस्तों, ये 7 महीने, कितने? राजा रतन सिंह दोस्तों थे, 7 महीने तक कड़ा प्रतिरोध दिखाते हैं। और बात करते हैं अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम
खिजराबाद, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा, तो खिजराबाद, क्या खिजराबाद रख दिया दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिए। खिजराबाद, खिजराबाद दोस्तों किसका नाम रखा था, किसका नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था, तथा वहाँ वहाँ अपने पुत्र खिजरा खां को नियुक्त कर दिया। 1311 में खिज्र खां को चित्तौड़ से वापस बुलाने के पश्चात उसने राजपूत सरदार मालदेव को वहां का शासक बना दिया दोस्तों, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और बात कर लेते हैं अंततः रतन सिंह के वंशज हमीर देव ने 1321 में चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त कर लेता है दोस्तों, ठीक है। जो हमीर देव था, जो अर्थात राणा रतन सिंह के वंशज थे हमीर देव, कौन, हमीर देव ये रणथंभौर के, वहाँ पे रणथंभौर के शासक थे दोस्तों हमीर देव, ठीक है, रणथंभौर के शासक थे। इन्होंने 1321 ईस्वी में, कब, 1321 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों, चित्तौड़ को स्वतंत्र करवा लेता है। आगे बात करते हैं मालवा अभियान, ठीक है। तो 1305 ईस्वी में 2 साल बाद फिर क्या मालवा अभियान करता है। तो मालवा, ये दोस्तों गलत लिखा है दोस्तों, तो ये मालवा का शासक कौन था, राय महलक देव था। कहाँ का, मालवा का शासक उस समय राय महलक देव था। आर्थिक दृष्टि से यह भी एक संपन्न राज्य था। राय महलक देव अपने मंत्री कोका प्रधान, क्या नाम था उनके मंत्री का नाम, तो उनके मंत्री का नाम था कोका प्रधान की सहायता से शासन करता था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो मालवा पर आक्रमण कौन करने जाता है, आइन उल मुल्क करता है। तो 13 नवंबर 305 ईस्वी को महलक देव मारा गया दोस्तों, कौन, महलक देव मारा जाता है, कब, तो 1305 ईस्वी में। और क्या होता है दोस्तों, मालवा के अभियान में ही उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी आदि को भी जीत लिया जाता है, ठीक है। यहाँ की सूबेदारी आइन ए मुल्क को दे दी जाती है। 1308 ईस्वी में सिवाना के शासक शीतल देव को पराजित कर सिवाना पर भी कब्जा कर लिया जाता है। 1311 ईस्वी में कन्हर देव को पराजित कर जालौन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। और अपनी विजय से अलाउद्दीन खिलजी का जो मनोबल था दोस्तों, इतना सब जीतने के बाद अर्थात लगातार, जैसे गुजरात का अभियान, रणथंभौर का अभियान और चित्तौड़ का अभियान, उसके साथ साथ में उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी, और बात कर लेते हैं दोस्तों सिवान, ये सब और जालौन, इन सभी को जीत लेता है, जिससे किसका, अलाउद्दीन खिलजी का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो क्या करने लगता है दोस्तों, फिर तो देख लेते हैं। तो वह उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है और क्या करता है, अपनी तुलना वो पैगंबर मोहम्मद से करने लगता है। लेकिन उसी समय उस समय जैसे दोस्तों उनके मित्र थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा आप मत सोचिए, ठीक है। उनको परामर्श देते हैं, जिससे वो ऐसा सोचता नहीं है। बात कर लेते हैं, तो उसी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस उद्देश्य के संकेत के रूप में उसने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी, दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि भी खुदवाया। तो सिक्के पर सिकंदर ए सानी किसने खुदवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों इसे दिमाग में छाप लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्के पर सिकंदर ए सानी छपवाया था। परंतु दिल्ली के कोतवाल तथा उसके मित्र जो थे अलाउल मुल्क ने उसे इन लक्ष्यों को छोड़ने का परामर्श देते हुए बताया कि अभी भारत का बहुत सा क्षेत्र अविजित है, ऐसे में विश्व विजय की बात सोचना बेमानी होगा। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है, वो अपने दिमाग में क्या विश्व विजय के लिए सोच लेता है, तो ऐसा उसे समझाता है कि ये एक बेमानी साबित होगा दोस्तों, क्या यह एक बेमानी साबित होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में, क्या दक्षिण अभियान के बारे में। अब यहाँ पे एक मैप हमने लिया है दोस्तों, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एक मिनट दोस्तों,
तो ये मैप है दोस्तों, क्या ये मैप है, इसे आप ध्यान से देखिए। दिल्ली से क्या, ये दिल्ली से चलता है और धीरे धीरे इसी रास्ते में क्या यहीं पर क्या पड़ता है ये दोस्तों रणथंभौर, और उसके बाद चित्तौड़ गुजरात, ठीक है। इन सभी पर ये पीछे में जैसे पड़े हैं मालवा, चित्तौड़, गुजरात, इन सभी पर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद ये दक्षिण अभियान करता है, और दक्षिण अभियान दोस्तों ये जालौन होते हुए क्या, जालौन होते हुए ऐसे ऐसे बरोच पहुंचता है। उसके बाद देवगिरी पर पहुंचता है सबसे पहले, तो देवगिरी पर ये आक्रमण करता है। देवगिरी के बाद वारंगल, जहाँ काकतीय वंश शासक करता था, वहाँ पे पहुँचता था। उसके बाद दोस्तों होयसल वंश पे यहाँ वहाँ से यहाँ पे आता है होयसल वंश, और होयसल वंश के बाद पांड्य वंश पर ये आक्रमण करता है, जो कि अंत में विजय नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों एक एक करके क्या, एक एक करके ये क्या करता है दोस्तों, आक्रमण करता है और विजित भी करता है। तो आप इसे देख लीजिए, इसे दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। इसी प्रकार से एक मैप है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ अंत में ये कहाँ तक, रामेश्वरम तक, कहाँ तक दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रामेश्वरम तक युद्ध करने के लिए अभियान भेजता है मलिक काफूर को, ठीक है, और काफ़ी हद तक विजित भी होता है। लेकिन पांड्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी किसको नहीं जीता था, तो पांड्य शासक को या पांड्य राज्य को दोस्तों नहीं जीत पाया था। अब बात कर लेते हैं एक एक करके दक्षिण अभियान के इसके, अब क्योंकि अब मैप हमने दिखा दिया दोस्तों, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी हो समझने में। तो वह दक्षिण अभियान से बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसी वजह से उसने दक्षिण भारत के राज्यों पर संप्रभुता का नहीं बल्कि अधिराजत्व का दावा किया, अर्थात तो उसने संप्रभुता अपना स्वीकार नहीं करवाया किसे, दक्षिण भारत के जो उस समय जो प्रसन्न अर्थात सकुशल राज्य थे। जैसे उस समय 4 संपन्नशाली राज्य थे, कौन कौन, देवगिरी में दोस्तों, और काकतीय वंश वारंगल में, और उसके बाद पांड्य शासक, ये सभी क्या थे, बहुत संप्रभुत मतलब उस समय संपन्न थे। तो वहाँ पे अपनी नाम मात्र की संप्रभुता नहीं अपनवाता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, बल्कि वो अधिराजत्व, अर्थात हम इस क्षेत्र पर राज्य कर रहे हैं, ठीक है। अधिराजत्व का मतलब होता है किसी क्षेत्र पर जब राज्य कोई करने लगता है, या ऐसा कहे कि ये राज्य क्षेत्र हमारा है, तो उसी को अधिराजत्व कहा जाता है। तो इस समय दक्षिण भारत में 4 शक्तिशाली और संपन्न राज्य थे, एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। तो देवगिरी इसमें पहला था, क्या, देवगिरी, ये शासक बनने से पहले भी देवगिरी पर आक्रमण किया था और राजा रामचंद्र देव को पराजित भी किया था। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र को सम्मिलित करते हुए यादवों का देवगिरी राज्य था, क्या, देवगिरी राज्य था। रामचंद्र देव यहाँ का शासक था, तथा देवगिरी वर्तमान दौलताबाद उसकी राजधानी थी दोस्तों। इसे दिमाग में एकदम छाप लीजिए दोस्तों कि देवगिरी की राजधानी क्या थी, दौलताबाद, क्या, अलाउद्दीन खिलजी के काल में देवगिरी की राजधानी दौलताबाद, ठीक है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। और रामचंद्र देव यहाँ का राजा था दोस्तों। और बात कर लेते हैं, मलिक काफूर से रामचंद्र देव भी पराजित हुआ, उसे दिल्ली भेज दिया गया, किसे, रामचंद्र देव को। जब वो हारता है तो उसे दिल्ली भेज दिया जाता है, और दिल्ली में क्या होता है दोस्तों, अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है और उसे राय रायन की उपाधि देता है, ठीक है, किसे, तो रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि कौन देता है, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। राय रायन की उपाधि किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसे दिया था, रामचंद्र देव को दिया था। तथा 6 महीने के पश्चात, अर्थात वो अपने राज दरबार में 6 महीने तक रहता है। उसके पश्चात क्या करता है, 1 लाख सोने के टका, और 1 लाख सोने का टका, उसके साथ साथ में नसवारी, क्या, नसवारी का भी जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नसवारी का जिला किसे दिया जाता है, तो रामचंद्र देव को दिया जाता है, के जिले के साथ शासन करने की एक छतरी देकर उसे वापस भेज देता है। रामचंद्र देव ने भी आजीवक या आजीवन उसका साथ देने का वादा भी कर लेता है, या आजीवन साथ देने का वादा किया दोस्तों, किसने, तो रामचंद्र देव ने। और कौन सी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों, तो राय रायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिएगा दोस्तों। दूसरा है काकतीय वंश।
मलिक काफूर ने कहा, मलिक काफूर ने वारंगल, वारंगल दोस्तों उस समय वारंगल जो है, वारंगल के जो समय तेलंगाना में है, तो मलिक काफूर ने वारंगल के काकतीय शासक रुद्र दोस्तों, काकतीय शासक प्रताप रुद्र, कौन, प्रताप रुद्र द्वितीय के खिलाफ अभियान करता है, ठीक है। और क्या होता है, ये हार जाता है, प्रताप रुद्र द्वितीय है दोस्तों, वो हार जाता है और काफूर को वारंगल से बहुत सारा धन प्राप्त होता है। और यहीं से दोस्तों इसे सर्वप्रथम कोहिनूर का हीरा भी मिलता है, किसे, तो मलिक काफूर को। ये हीरा कहाँ से निकला था, तो गोलकुंडा खां से निकाला गया था। और इसका विवरण कौन देता है, खाफी खां दोस्तों, खाफी खां जो है, खाफी खां इसका विवरण देता है, अर्थात कोहिनूर हीरा का विवरण कौन देता है, खाफी खां। और ये किस अभियान के तहत मिला था, काकतीय राजवंश के तहत दोस्तों इसे प्राप्त किया था, किसने, तो मलिक काफूर ने प्राप्त किया था, कौन, कोहिनूर हीरा दोस्तों। तो इसके काल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कोहिनूर हीरा और दूसरा दोस्तों रानी पद्मावत की कथा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है होयसल राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, होयसल राज्य तीसरे पे आक्रमण करता है, तीसरे पे, और ये राज्य कौन था, होयसल राज्य था। मलिक काफूर द्वार समुद्र के शासक बीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया, क्या, बीर बल्लाल उस समय राजा था, द्वार समुद्र के शासक अर्थात होयसल राज्य के की राजधानी द्वार समुद्र था दोस्तों, द्वार समुद्र था, और वहाँ का राजा कौन था, बीर बल्लाल तृतीय था, ठीक है। उसको पराजित करता है, बीर बल्लाल को दिल्ली भेज देता है, जहाँ अलाउद्दीन ने उसका भी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने भी रामचंद्र देव राय की तरह ही दोस्तों इसका भी सम्मान करता है। और उसे वापस लौटने पर अलाउद्दीन ने एक विशेष खिल्लत, एक मुकुट, एक छत्र तथा 10 लाख टकों का उपहार स्वरूप प्रदान करता है। बीर बल्लाल ने दिल्ली सल्तनत को वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, या स्वीकार कर लेता है, कौन, तो बीर बल्लाल तृतीय दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा, कौन सा भी बता रहे हैं बीर बल्लाल से, तो जैसे एक खिल्लत, एक मुकुट, एक छत्र और 10 लाख टकों का उपहार अलाउद्दीन ने किसे दिया था, तो इसे किसे दिया था दोस्तों, बीर बल्लाल तृतीय को दिया था। ये किसका कहाँ का राजा था, तो होयसल का राजा था, ठीक है, होयसल राज्य का राजा था, और द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। आगे बात करते हैं पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पांडे राज्य, ठीक है। दिल्ली के अर्थात सुदूर दक्षिण में पांडे राज था, जिसे मुस्लिम विद्वानों ने माबर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुस्लिम विद्वानों ने पांडे राज्य को माबर नाम से उद्घृत किया है, अर्थात माबर नाम से लिखा है, ठीक है। दक्षिण इसकी राजधानी मदुरा थी, इसकी पांडे राज की राजधानी मदुरा थी। होयसल की राजधानी दोस्तों द्वार समुद्रम थी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो भाई थे, कि यहाँ पे दो भाई थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे, ठीक है। ये मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, अर्थात जब मलिक काफूर इन पर आक्रमण करता है तो सुंदर पांडे और वीर पांडे जो दो भाई थे वो आपस में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे या लड़ रहे थे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, काफूर ने माबर क्षेत्र अर्थात पांडे क्षेत्र, इसी को पांडे क्षेत्र कभी कहा जाता है। दोनों भाई उस समय जब मलिक काफूर माबर क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो दोनों भाई फरार हो जाते हैं दोस्तों, वो भाग लेते हैं। तो क्या होता है, काफूर ने वीर पांडे के प्रमुख स्थान बीरधूल पर आक्रमण किया। यहाँ से उसने बरमतपति दोस्तों, क्या, बरमतपति, आधुनिक में इसे चिदम्बरम कहा जाता है, चिदम्बरम में पर आक्रमण किया तथा लिंग महादेव और सोने के मंदिर को लूट लिया। मदुरा पर आक्रमण के बावजूद दोनों भाइयों को पकड़ा नहीं जा सका और अंततः क्या होता है दोस्तों, पांडे राज्य से अलाउद्दीन अर्थात पांडे राज्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं करवा पाता है दोस्तों, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपनी अधीनता जो है दोस्तों वो पांडे राज्य पे नहीं थोप पाता है। इस तरीके से दोस्तों,
इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान होता है वो एक बार पूरा हो जाता है। खजाइन उल फतूह में खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग विजेता तथा जनता का चरवाहा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, या उपनाम पूछेगा क्या, जो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो विश्व का सुल्तान भी कहा जाता है, और युग का विजेता भी कहा जाता है, और जनता का चरवाहा भी कहा जाता है। किसे, तो अलाउद्दीन खिलजी का ये सारे उपनाम है। इसके साथ साथ में अली गुरसाप भी इसका मूल नाम है, ठीक है, और ये उपनाम है। अली गुरसाप जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है दोस्तों। कहाँ मिलता है ये, तो खजाइन उल फतूह में देखने को मिलता है, ठीक है। खजाइन इन उल फतूह में ही विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया है। जोधपुर के एक अभिलेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य सौर से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई दोस्तों। तो ऐसा अगर किसी मान लीजिए क्वेश्चन आए कि किस अभिलेख में कहा गया है कि देवतुल्य सौर से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गया, तो जोधपुर के एक अभिलेख में ऐसा कहा गया है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। आगे मंगोल आक्रमण, क्या मंगोल आक्रमण इसके काल में देखने को मिलता है, तो अलाउद्दीन के काल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। सल्तनत काल में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए, मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो इसे दोस्तों दिमाग में छाप लीजिए कि मंगोल आक्रमण सल्तनत काल में किसके काल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। उसके काल में अर्थात अलाउद्दीन खिलजी काल में 1296, 97, 99, 1203, 1205, 1207 और 1208 ईस्वी में मंगोल आक्रमण होता है दोस्तों। एक एक करके देख लेते हैं। 1205 में अली बेग और तरकाक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। अली बेग और तरकाक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। इसके साथ तारगी भी शामिल था दोस्तों। मंगोल जब आक्रमण हो रहा था तो तारगी भी उसमें शामिल था। मंगोल अमरोहा तक पहुंचने में कामयाब हो गए, ठीक है। जब 1305 ईस्वी का जो आक्रमण था वो अमरोहा तक पहुंच गए थे। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर तथा गाजी मलिक को उनके विरुद्ध भेजा, जिन्होंने वापस जीती हुई मंगोल सेना को पराजित किया तथा तीनों सेना नायकों को मार डाला, ठीक है। जैसे कौन कौन तीनों सेना नायक देख लेते हैं दोस्तों। तो तारगी दोस्तों और तरकाक और बेग जो थे, इनको मार डालता है कौन, मलिक काफूर। इसके साथ साथ में 1306 ईस्वी में पुनः कबक मंगोल आक्रमण होता है दोस्तों। वो कौन था मंगोली शासक, तो कबक और इकबालमंद और तैबू कबक, इकबालमंद और तैबू के नेतृत्व में मंगोल की दो टुकड़ियों ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन की तरफ से मलिक काफूर व गाजी मलिक ने दोनों मंगोल सेनाओं को नागौर में पराजित कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये जो नागौर में पराजित किए संभवतः मंगोल का अंतिम आक्रमण था। ये खिलजी वंश में मंगोल का ये अंतिम आक्रमण था, नागौर में जब पराजित किया गया दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व नीति में जो सुधार किया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इक्ता प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने ही इक्ता प्रणाली को समाप्त करवा के सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश करवाया, ठीक है, सल्तनत काल में, ठीक है। तो सल्तनत काल में भूमि का पैमाइश खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और बात कर लेते हैं जो राजस्व सुधार नीति था उस समय, क्या सरदारों के हाथ में, क्या जो भू राजस्व वसूला जाता था सरदारों से वसूला जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थता अर्थात बीच में जो वसूली का कार्य करते थे उनको समाप्त करना चाहा। और क्या चाहा दोस्तों, तो एक एक करके हम इसके भू राजस्व नीति को देखते हैं। धन के संकीर्णन को कुछ हाथों में, उस समय जैसे जागीरदार, खुद, मुकद्दम और चौधरी दोस्तों, ठीक है। ये सब उस समय हिंदू जागीरदार, खुद्दम, मुकद्दम और चौधरी, ये क्या करते थे, राजस्व को वसूल करवाते थे। तो इनके हाथों में जाने से रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व नीति को अर्थात अपने भू राजस्व नीति को लागू करवाता है। तो इसके भू राजस्व में दोस्तों देख लेते हैं। तो भू राजस्व नीति के तत्व या अंग कौन कौन से थे, तो देख लेते हैं। दो कौन कौन से हैं दोस्तों।
इसमें पहला पहला शासन की सेवा न करने वाले अथवा अयोग्य लोगों को दी गई इक्ताओं को, अर्थात जो इक्ताओं के रूप में भूमि दी जाती थी दोस्तों, सैनिकों को वेतन के रूप में इक्ता भूमि दिया जाता था या भूमि दिया जाता था, जिसे इक्ता प्रणाली कहा गया। ठीक है, उसको छीन कर वो खालसा या खलीसा, जो भूमि राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाती थी दोस्तों, उसे खालसा भूमि या खलीसा भूमि कहा जाता था, उसे अपने में मिला लेता है। ठीक है, और क्या करता है, और दोस्तों अलाउद्दीन ने कृषि क्षेत्र में सुधार किया तथा अनुमान आधारित भू राजस्व पद्धति में, जिसमें कनकूत और नसक बटाई को समाप्त कर भूमि की पैमाइश भूमि की पैमाइश कराकर दोस्तों करारोपण करवा दिया भूमि को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये दिमाग रख लीजिए कि राजस्व पद्धति उस समय, उसके पहले को क्या मौजूद थी, तो कनकूत, नसक और बटाई। कनकूत, नसक और बटाई ये दोस्तों ये गुलाम वंश के गुलाम वंश के भू राजस्व प्रणाली है, कनकूत, नसक और बटाई। ठीक है, इसको समाप्त करवा देता है, और समाप्त करवाने के बाद क्या लागू करवाता है दोस्तों, वफा ए बिस्वा शब्द का प्रयोग करवाता है। ठीक है, वफा ए बिस्वा, तो वफा का क्या अर्थ होता है दोस्तों, वफा का अर्थ है फसल, और बिस्वा का अर्थ होता है 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, 1 बीघे में कितना बिस्वा होता है दोस्तों, तो 20 बिस्वा होता है। ठीक है, तो वफा ए बिस्वा नाम शब्द का प्रयोग करता है, कनकूत और नसक बटाई को समाप्त कर देता है। इसके साथ में और क्या करता है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। बर्नी ने इसके भू राजस्व प्रणाली को मसाहत पद्धति कहा है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मसाहत पद्धति अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली थी मसाहत पद्धति पर आधारित था। क्या, मसाहत पद्धति पर आधारित था दोस्तों, दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, कर वसूली के लिए वेतन भोगी, क्या, कर वसूली के लिए दोस्तों वेतन भोगी राजकीय अधिकारी भी नियुक्त करता है। उसके पहले क्या होता था, जैसे चौधरी और बहुत सारे अभी जैसे खुद्दक और मंदक, ये सब क्या करते थे दोस्तों, तो ये सब एक सरदार के रूप में भू राजस्व उगाही करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय आते आते भू राजस्व प्रणाली बदल जाती है और भू राजस्व वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्त होने लगती है। अलाउद्दीन ने इन वंशानुगत अधिकारियों के विशेषाधिकारों जैसे हकूक ए खोती और किस्मत ए खोती को भी छीना। ठीक है, तथा इनकी भूमि पर भी कर लगाया। अर्थात जो गुलाम वंश में दोस्तों जो अधिकारी का पद वंशानुगत हो गया था, उन पर भी उनके विशेषाधिकारी को भी छीन लेता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और उनके विशेषाधिकार को छीन कर और हकूक एक होती और किस्मत एक होती नाम का कर लगवा देता है। तो हकूक एक होती और किस्मत एक होती अधिकारी के भूमि पर लगाया जाने वाला कर था दोस्तों। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने इन सुधारों से हिंदू जमींदारों की आर्थिक स्थिति, अर्थात जो बर्नी कहता है दोस्तों, अलाउद्दीन ने जो भू राजस्व सुधार किया था उससे जो हिंदू जमींदार थे उनकी स्थिति दयनीय हो गई, तथा हिंदू जो स्त्रियां थी वो मुसलमानों के घरों में काम करने लगी दोस्तों, इतना गरीबी आ गया। ठीक है, हिंदुओं में अलाउद्दीन के भू राजस्व का दर कितना था, 50%। इसे दिमाग में याद रख लीजिए दोस्तों, छाप लीजिए। और ये जबकि सर्वाधिक है, क्या सर्वाधिक है, अलाउद्दीन के काल में सबसे अधिक भू राजस्व देखने को मिलता है। इसके अलावा धरी चरी नामक अन्य भी कर लगाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, धरी और चरी कर किसके काल में लगा, तो अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसे दिमाग में छाप लीजिए, धरी और चरी जो कर है किसके काल में लगा, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इन सब के अलावा अलाउद्दीन ने खस्म, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खस्म, युद्ध में लूटा गया माल जो होता था उसी को खस्म कहा जाता था। युद्ध में लूटे हुए माल को खस्म कहा जाता था के अनुपात को बदल दिया। ठीक है, और सुल्तान के लिए 4/5 भाग तथा संबंधित व्यक्तियों के लिए 1/5 भाग कर दिया। जबकि इसके पहले उल्टा था दोस्तों, 4/5 भाग होता था वो सैनिक आपस में बांट लेते थे और 1/5 भाग वो सुल्तान के पास जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसको बदल देता है, अर्थात उलट देता है। और
खस्म खस्म जो लूटा युद्ध में लूटा गया जो माल होता था उसमें 4/5 अपनी हिस्सेदारी करवा दिया दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं सैन्य सुधार में क्या करता है। तो सैन्य सुधार देख लेते हैं। अलाउद्दीन के केंद्र में एक बड़ी एवं अस्थाई सेना रखी गई, ठीक है, एक अस्थाई दोस्तों क्या अस्थाई सेना रखी गई तथा उन्हें नगद वेतन दिया गया। जबकि इल्तुतमिश के काल में दोस्तों इक्ता के रूप में भूम अर्थात वेतन के रूप में उन्हें भूम दिया जाता था, जिसे क्या कहा गया था, इक्ता कहा गया था, इक्ता प्रणाली। ऐसा करने वाला वह प्रथम सुल्तान था, अर्थात नगद वेतन देने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों। दिमाग में छाप लीजिए। सेना की नियुक्त आरिज ए मुमालिक के अधीन कर दिया गया, अर्थात जो सेना में नियुक्तियां होती थी उस समय वो सैन्य विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। और क्या परिवर्तन किया दोस्तों सैन्य में, तो सुल्तान की ओर से उन्हें नगद वेतन दिया जाने लगा। कोई सैनिक एक ही घोड़े को दोबारा निरीक्षण के लिए न ला सके, इसके लिए दाग और हुलिया पद्धति भी लागू किया, अर्थात घोड़े को दाग दिया जाता था और उस पर एक नंबर लिख उठता था दोस्तों। तो इसी पद्धति को क्या होता था, समझ लीजिए दोस्तों। गरम लोहा होता था, उस पर ऐसे अंक लिखा होता था, उसको आग में गरम लोहे को रख दिया जाता था। जब वो बहुत हीट हो जाता था तो घोड़े को जला दिया जाता था, घोड़े के ऊपर उसे रख दिया जाता था कुछ देर के लिए, उसके बाद हटा लिया जाता था, जिससे क्या उस पे दाग पड़ जाता था और एक नंबर पड़ जाता था, नेम प्लेट की तरह, ठीक है, नंबर पड़ जाता था। और इसी व्यवस्था को क्या कहा, दाग और हुलिया पद्धति कहा दोस्तों। एक घोड़े वाले सैनिक को 334 टका वार्षिक तथा दो घोड़े वाले सैनिक को एक घोड़े वाले सैनिक को 234 टका और दो घोड़े वाले सैनिक को 374 वार्षिक टका वेतन दिया जाता था। किसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी जो इतना संपन्न हुआ दोस्तों, उसकी नीतियां इतनी कारगर सिद्ध हुई। तो कारगर सिद्ध होने के लिए बात करते हैं तो नियंत्रण, अर्थात बाजार में मुद्रा का नियंत्रण करवा दिया दोस्तों, अर्थात बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन उसमें नहीं होने दिया, ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और बात कर लेते हैं दोस्तों, अच्छी प्रकार निरीक्षण के लिए सैनिकों को नियुक्त किया जाने लगा। सैनिकों को सरकारी भाषा में मुरव्वत दोस्तों कहा गया। क्या, सैनिकों को सरकारी भाषा में मुररत्त क्या दोस्तों, मुररत्त थोड़ा कठिन है दोस्तों ये शब्द, मुररत्त, तो इसे दिमाग में छाप लीजिए, मुररत्त कहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूली व्यवस्था में दोषों को दूर करने के लिए दीवान ए मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना की दोस्तों। तो ये भी विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके काल में ये स्थापित किया गया, तो अलाउद्दीन के खिलजी काल में भू राजस्व वसूली के लिए दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना की जाती है। दीवान ए मुक्त खराज दोस्तों जो पद है ये सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखने को मिलता है। और मुक्त खराज को राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने तथा वसूल करने का कार्य सौंपा गया, ठीक है दोस्तों। जो मुक्त खराज विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे बकाया राशि और भू राजस्व वसूली के लिए ऐसा किया गया। जैसे आजकल बेड बैंक नहीं है दोस्तों, आप पढ़े होंगे, बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं न्यूज में, बेड बैंक जो एनपीए होता है दोस्तों, जब ये कोई ऋण जो होता है एनपीए घोषित हो जाता है तो उसकी उगाही के लिए बेड बैंक की स्थापना की गई है। तो उसी प्रकार से उस काल में अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के काल में दीवान ए मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्या, दीवान ए मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना की गई थी। जैसे आजकल बेड बैंक है तो उस समय दीवान ए मुक्त खराज जो था, बेड बैंक था, वो राजस्व वसूली का कार्य करता था। और क्या दोस्तों, बाजार नियंत्रण इस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाजार नियंत्रण भी काफ़ी नीति जो था फेमस हुआ। बाजार नियंत्रण में देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए, ठीक है। इसने 3 प्रकार के बाजार को स्थापित किया। कौन कौन बाजार, पहला है अनाजों की मंडी को एक प्रकार का बाजार बनवाया। तो बाजार नियंत्रण की प्रथम अधिनियम के तहत गल्ला बाजार की स्थापना की गई, ठीक है। गल्ला बाजार की स्थापना कौन करता है,
ये प्रथम अधिनियम के तहत ये कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अनाजों की मंडी की स्थापना करता है। और क्या करता है? सभी व्यापारियों को सहना ए मंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सहना ए मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत करवाना पड़ता था। और मुख्य अनाजों की बिक्री सहना नामक अधिकारी के नियंत्रण में ही किया जाता था, जिसके ऊपर सहना ए मंडी होता था। क्या? इसके ऊपर ही सहना के ऊपर सहना ए मंडी प्रमुख होता था। गल्ला मंडी मूल्य की स्थिरता अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी सफलता थी। क्या? सबसे बड़ी सफलता थी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मंडी का मुख्य अधिकारी मलिक काबुल था। कौन था? मलिक काबुल था दोस्तों, दिमाग में छाप लीजिए। तो मलिक काबुल ने ही इसके अर्थात बाजार व्यवस्था बाजार में मूल्य स्थिरता के लिए या बाजार व्यवस्था जो नीति थी फेमस करवाने का कार्य किसने किया था अलाउद्दीन खिलजी काल में? तो मलिक काबुल ने किया था दोस्तों। इसे दिमाग में छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सहना मंडी मुक्त एक खराज, सहना मंडी मुक्त एक खराज और सराय ए अदल, ये सब क्या किसके काल में कराए गए दोस्तों? ये सब तो किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सहना ए मंडी दोस्तों किसके काल में? तो सहना मंडी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी उपलब्धि थी बाजार व्यवस्था लागू करने में। अब वस्त्र बाजार के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। वस्त्र बाजार के बारे में, तो वस्त्र बाजार को क्या कहा जाता था उस काल में? सराय ए अदल के नाम से भी जाना जाता था वस्त्र बाजार को। ठीक है। वस्त्र बाजार को अलाउद्दीन खिलजी के काल में सराय ए अदल के नाम से भी इस विभाग की स्थापना की गई थी वस्त्र बाजार के लिए। ठीक है। अलाउद्दीन ने दूसरे अधिनियम से इस बाजार की स्थापना करवाया। ठीक है। यह कपड़ों का बाजार था। इसमें वस्त्रों के अलावा दीर्घ समय तक रखे जा सकने वाले वस्तुएं जैसे मेवे, जड़ी बूटी, घी, तेल आदि को भी बेचा जाता था वस्त्र बाजार में दोस्तों। और सराय ए अदल ने कपड़ों की बिक्री सुनिश्चित करने तथा काला बाजारी रोकने के लिए एक अलग विभाग बनवाया था, जिसका मुख्य अधिकारी राय परवाना ही था। क्या? राय परवाना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। राय परवाना इसका मुख्य अधिकारी होता था। किसका? सराय ए अदल। ठीक है। सराय ए अदल विभाग दोस्तों एक अलग विभाग बनवाया था, जिसका मुख्य अधिकारी राय परवाना था। ये कालाबाजारी को रोकता था। आगे बात कर लेते हैं। तीसरा जो बाजार व्यवस्था में तीसरा बाजार था घोड़े, मवेशियों तथा दासियों से संबंधित बाजार। तो घोड़े, मवेशियों तथा दासियों को का बाजार जो था दोस्तों वो तीसरे अधिनियम द्वारा इस बाजार की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस बाजार में सभी प्रकार के पशुओं का मूल्य निश्चित कर दिया गया था। पशुओं को खरीद बिक्री में दलालों की उपस्थिति के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता था। अलाउद्दीन ने दलालों को पशु बाजार से दूर रखा तथा उन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया दोस्तों, जिसके कारण ये भी सफल नीति घोषित होता है। ठीक है। जिसके कारण सफल नीति घोषित होता है अलाउद्दीन खिलजी का। और बात कर लेते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था थी दोस्तों उसे सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे चलाया जाए? तो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या तीन व्यवस्थाएं अपनाई थी दोस्तों। कौन कौन सी देख लीजिए। तो अलाउद्दीन ने 3 विभिन्न स्रोतों से बाजार व्यवस्था के विषय में सूचना पाता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? राजकीय अधिकारी से सूचना पाता था। वरीद राजकीय गुप्तचर को वरीद कहा जाता है। क्या? राजकीय गुप्तचर को वरीद कहा जाता है दोस्तों। वरीद सबसे प्रयोग किया जाता है। और मुनहियान या व्यक्तिगत उनका गुप्तचर जो होता था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके द्वारा बाजार व्यवस्था से सूचना प्राप्त करता था। और दोस्तों राजकीय नियंत्रण इतना कठोर था कि कम तोलने वाले के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इतना कड़ा प्रतिबंध लगवा दिया था। तो ऐसा माना जाता है, कुछ लेखक ऐसा मानते हैं दोस्तों, ये व्यवस्था वहीं या उसी स्थल पे लागू हुआ होगा जहाँ पे सैनिक क्या दोस्तों, जैसे जहाँ पे सैनिक घेरा होता था। ठीक है। या सैनिक स्थल होते थे, वहीं पर यह सब लागू हुआ रहा होगा। बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की गई। क्या? दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की। और नजीर के विभाग तथा मुहतसिब के विभाग को भी उसके अंतर्गत ही कर दिया। किसके? दीवान ए रियासत के अंतर्गत ही।
तो दोस्तों दीवान ए रियासत, क्या दीवान ए रियासत जो है दोस्तों, ये बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थापित किया गया था। क्या? दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत। जितने भी पीछे स्थापना हुए हैं दोस्तों, जैसे सैन्य विभाग से संबंधित, भूमि पैमाइश से संबंधित, उन सभी वर्डों को याद रख लीजिएगा। प्रीलिम्स से क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन के राजत्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन के राजत्व का सिद्धांत दोस्तों देख लीजिए सरसरी निगाह से। तो अलाउद्दीन के राजत्व का सिद्धांत कैसा था? तो अलाउद्दीन क्या एक ये धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा पता चलता है। कैसे? अभी बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि राजत्व रक्त संबंध राजत्व जो है रक्त संबंध नहीं जानता। कौन? ये अलाउद्दीन कहता है दोस्तों कि रक्त संबंध को वो नहीं जानता। जैसा बलबन ने रक्त को अर्थात रक्त संबंध स्थापित करवाता है, अर्थात राजत्व के को भव्य दिखाने के लिए वो रक्त संबंध का सहायता लेता है। कौन? बलबन। लेकिन ऐसा अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता है। उससे एक काजी पूछता है और उस काजी के जवाब में अलाउद्दीन खिलजी क्या उत्तर देता है? मैं यद्यपि एक सच्चा मुसलमान हूँ तथा उन विद्रोहों को रोकने के लिए जिनमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूं जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक तथा परिस्थिति के अनुकूल समझता हूं। अर्थात अपने राज्य को या अपनी प्रजा को चलाने के लिए जब ऐसे या दोस्तों अपने राज्य के प्रजा को लाभ देने के लिए मैं अपनी आज्ञा देता हूं। मैं नहीं जानता कि सरा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। ये जो सरा शब्द है, क्या? सरा। तो सर्वप्रथम सरा शब्द का किसने प्रयोग दोस्तों किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यही क्वेश्चन आया है कि किसने अपने आप को सरा कहा। तो सरा किसने कहा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं नहीं जानता कि सरा इसकी इजाज़त देता है अथवा नहीं। और क्या कहता है दोस्तों? और क्या कहता है इसके साथ में मैं यह भी नहीं जानता कि अंतिम निर्णय के दिन खुदा मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। अर्थात जो मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो अंतिम दिन में क्या होगा, मैं ये भी नहीं जानता कि खुदा मेरे साथ क्या करेगा। अंतिम काल में इसने दिल्ली में बसे मंगोलों का कत्ले आम करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि बर्नी मानता है कि इसने इतने निर्दोष रक्त बहाए जितने मिस्र के फराहो शासक ने भी नहीं बहाए थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा बर्नी बताता है। तो इस प्रकार के कथन भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वो लेखक से संबंधित रहते हैं या राजा से संबंधित होते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब इस वंश का आगे शासक देखते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1216 से लेकर 1220 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल रहा। मुबारक शाह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया। क्या दोस्तों? इसने स्वयं को, अर्थात खिलजी वंश में स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? तो मुबारक शाह ने घोषित किया। तथा अल बसिक बिल्लाह तथा खलीफतुल्ला अल इमाम खिलाफत उल लाह जैसी उपाधि ग्रहण करता है। तो बहुत धारण करता है उपाधि। कौन? मुबारक शाह खिलजी। उसने खुसरो को अपना मंत्री बनाया। जो खुसरो था दोस्तों, लेखक जो है अमीर खुसरो, उसको मंत्री बनाया। तो अमीर खुसरो को किसने बनवाया? अमीर खुसरो से संबंधित ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसने 7 राजाओं को दिल्ली में बनते हुए और मरते हुए देखा है। किसने? तो अमीर खुसरो ने दोस्तों, जो गुजरात का एक हिंदू था तथा जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। जो अमीर खुसरो था दोस्तों, वो एक हिंदू था, बाद में वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता। वह खुसरो पर अत्यधिक विश्वास करता था। मुबारक के एक अध्यापक काजी जियाउद्दीन के समझाने के बावजूद उसने खुसरो की अपनी गुजराती सेना तैयार करने की अनुमति दे दी। इनकी संख्या 40,000 तक हो गई थी। देवगिरी
केसावक हरपाल द्वारा विद्रोह किया गया। इसके दमन के लिए मुबारक शाह स्वयं गया तथा उसे पराजित, किसे दोस्तों, तो हरपाल को ये पराजित कर देता है। ठीक है, पराजित करके देवगिरी का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लेता है। वहाँ मुबारक शाह ने अपनी याद में एक मस्जिद बनवाई। 15 अप्रैल 1320 की रात्रि को खुसरो ने अपने सैनिकों के साथ महल में प्रवेश कर अचानक मुबारक शाह की हत्या कर दी और स्वयं खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बन जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं नसरुद्दीन खुसरो। तो 15 अप्रैल 1320 से लेके 7 सितंबर 1320 के बीच में इसका कार्य देखने को मिलता है। शासक बनने के उपरांत इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया। तो ये उपाधियां जो है दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और अहमद सरहिंदी और इब्न बतूता जैसे लेखकों का मानना है संभवतः खुसरो ने हिंदुओं के पक्ष में कुछ नीतियां बनाई, परंतु यह बात सही नहीं लगती। खुसरी शाह को निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थक प्राप्त था, क्योंकि इसे सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया अजमेर के थे दोस्तों, उनका समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण वो कट्टर नहीं था। परंतु गैर तुर्की अमीर के सुल्तान बनने से तुर्की अमीरों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई और खुसरो के विरोधी जो तुर्की सरदार का नेतृत्व दीपालपुर के गवर्नर तथा सीमा रक्षक गाजी मलिक के पास था, इसको दिल्ली के तुर्की सरदारों में प्रभावी जौना खां, अर्थात इन सभी में दोस्तों एक प्रभावी कौन था? जौना खां। कौन था? जौना खां। भाभी मोहम्मद बिन तुगलक इसी का नाम है। जौना खां का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ता है। तो जौना खां गाजी मलिक का पुत्र था। क्या गाजी मलिक का पुत्र था। यह सिरसा के निकट पहले तो खुसरो का भाई हिसामुद्दीन पराजित हुआ, फिर दिल्ली के बाहर इंद्रप्रस्थ में खुसरो शाह भी पराजित हो गया दोस्तों। तो ये जौना खां जो था दोस्तों, एक एक करके पराजित कर देता है। सिरसा के निकट पहले ये खुसरो के भाई को पराजित करता है, जिसका नाम हिसामुद्दीन है, और फिर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ में दोस्तों खुसरो शाह को भी पराजित कर देता है। अब इसके खिलजी काल के क्या दोस्तों, खिलजी काल के स्थापत्य कला को भी देख लेते हैं हम। खिलजी काल के स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के भी दृष्टि से, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जितने भी खिलजी कालीन के स्थापत्य कला हैं सभी का यहाँ पे हम विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी कालीन स्थापत्य कला देख लेते हैं एक एक करके दोस्तों। खिलजी स्थापत्य को सल्जुक तुर्क से प्रभावित माना जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्जुक तुर्क से, अर्थात सल्जुक तुर्क ने इसके स्थापत्य कला को विकसित किया था। इसी स्थापत्य काल में पहली बार निरंतर रूप में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुम्मद का प्रयोग होने लगा था। तो मेहराब एवं गुम्मद का प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी काल में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कौशिक ए श्री दोस्तों, ये दिल्ली में ही स्थित है। कौशिक ए श्री और अलाई दरवाजा तो कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का यह दक्षिणी दरवाजा है दोस्तों। अलाई दरवाजा जो है वो कुव्वत उल इस्लाम का दक्षिणी दरवाजा है। यह कच्छनुमा आकृति, अर्थात ऐसे घोड़े के नाल की तरह, ऐसे दोस्तों घोड़ा का नाल आप देखे होंगे तो इसी प्रकार से होता है या ऐसे होता है। ठीक है, ये घोड़े के नाल जिसमें 3 प्रवेश द्वारों की मेहराब का आकार घोड़े के नाल की तरह है, जिसके भीतरी भाग को छोटे छोटे नुकीले और कंगूरे से सजाया गया है। इसका गुम्मद शेरशाह के काल तक के सभी गुम्मदों में श्रेष्ठ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शेरशाह सूरी के काल तक हम देखें तो ये जो गुम्मद है अलाई दरवाजा में दोस्तों, ये बहुत उन्नत किस्म का बनाया गया है। निर्माण 1311 ईस्वी में करवाया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से दोनों से किया गया है। किसका? अलाई दरवाजा का।
और बात कर लेते हैं जमायत खाना मस्जिद। तो जमायत खाना मस्जिद अगला है दोस्तों। अलाउद्दीन द्वारा इस मस्जिद का निर्माण निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर यह किया गया है। क्या? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जमायत खाना मस्जिद बनवाया गया है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह प्रथम स्थापत्य है, ठीक है, जिसके निर्माण में पूरी तरह इस्लामी शैली का प्रयोग किया गया है। इसे दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम इस्लामी शैली में बनी मस्जिद का नाम क्या है? तो जमायत खाना मस्जिद है। प्रथम इस्लामी शैली में ये स्थापित करवाया गया दोस्तों। और अगला इंपॉर्टेंट है हजार सितूर। 1303 ईस्वी में नवनिर्मित श्री किले में इस भवन का निर्माण कराया गया था। हजार सितूर भी किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनवाया गया था। हौज ए अलाई या हौज ए खास, दोनों का एक ही नाम है। ये 700 एकड़ में विस्तृत तालाब श्रीनगर में निर्मित है। हौज ए अलाई या हौज ए खास दोस्तों, यह एक तालाब का नाम है। उमा मस्जिद, क्या? उखा मस्जिद। उमा मस्जिद या उखा मस्जिद इसी को कहते हैं। उखा मस्जिद मुबारक खिलजी द्वारा भरतपुर में निर्मित करवाया गया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो खिज्र खान ने दोस्तों इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह तो खिज्र खान ने बनवाया था। इसी के साथ दोस्तों खिलजी वंश समाप्त होता है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप अगर पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर आप एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।